एंड इम्यूनिटी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट होगा। पीएमसी टॉपिक 9 का दूसरा हिस्सा बनेगा डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे पीएमसी टॉपिक नंबर 9 को। पहला पार्ट इसमें हम शुरू करते हैं, दैट इज टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारी बॉडी को विद इन इट्स टिश्यूज, सेल्स, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एक प्रॉपर सिस्टम रिक्वायर्ड है जो कि मटेरियल्स को, गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत थी जिसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा। एनिमल किंगडम में हमने पूरी एवोल्यूशन देखी है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। शुरू वाले एनिमल्स में ये सिस्टम होता ही नहीं है, डिफ्यूजन करते हैं। एनिलिडा में आके पहला ओपन बनता है, क्लोज बनता है। एनिलिडा में फर्स्ट क्लोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है। आर्थ्रोपोडा में पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इवॉल्व होता जाता है। हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो हिस्से होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट कहलाती है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स हैं ट्रांसपोर्ट के, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के। दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारा प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका काम यही है कि वो सारे टिश्यूज तक मटेरियल्स को पहुंचाए, यानी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टुवर्ड्स टिश्यूज होगा, हर चीज सेल की तरफ पहुंचाएगा। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का असल में फंक्शन ये है कि मटेरियल्स को टिश्यूज से वापस प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ पहुंचाया जाए। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कलेक्ट्स मटेरियल्स फ्रॉम टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट्स देम बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं हम उस पे कहेंगे कि जी प्राइमरी का काम है कि ये सेकेंडरी से टिश्यूज की तरफ पहुंचाए, हरगिज ऐसा नहीं है। प्राइमरी का काम है कि इसने मटेरियल्स को टिश्यूज की तरफ लेके जाना है। जब प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी के टिश्यूज की तरफ कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करता है तो इस ट्रांसपोर्ट के दरमियान कुछ मटेरियल्स जाया हो जाते हैं या वेस्ट कैले हो जाते हैं कि वो टिश्यूज को भी नहीं मिलते, ब्लड से भी बाहर निकल जाते हैं। उन एक्स्ट्रा मटेरियल्स को टिश्यूज से वापस कलेक्ट करके ब्लड तक पहुंचाना सेकेंडरी का फंक्शन होता है। तो हमारा सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कहलाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। और आप सब जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का काम भी यही है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ को वापस रिटर्न करे टुवर्ड्स ब्लड। ये इन दोनों के फंक्शन है। कोई भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिसने मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा उसको इस पर्पस के लिए तीन चीजें चाहिए होंगी किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। वो तीन चीजें क्या हैं? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक ट्रांसपोर्ट फ्लूइड चाहिए होगा जिसके थ्रू वो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लोज्ड है, तो ये फ्लूइड को बंद वेसल्स में मूव करवाना होगा। और तीसरी चीज, इस फ्लूइड को वेसल्स में दौड़ता रखने के लिए, रनिंग के लिए एक फोर्स चाहिए होगी। उस फोर्स को बोलेंगे पंपिंग फोर्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन तीन चीजों से चलता है। एक ऐसा फ्लूइड जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करे, वो पाइप्स
या वो वेसल्स जिनके अंदर वो फ्लूइड भाग रहा हो, और तीसरी चीज उस फ्लूइड को भगाए रखने के लिए फोर्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में अब दिखवाएं फ्लूइड क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये फ्लूइड कहलाता है ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम का ये फ्लूइड क्या कहलाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में सेम फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक फ्लूइड्स हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स हैं। दूसरी चीज, सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स बताएं कौन सी होंगी? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड थर्ड वंस वेन्स। लिम्फेटिक सिस्टम में ये वेसल्स क्या होंगी जी? लिम्फ वेसल्स, बिल्कुल ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में इन वेसल्स को बोला जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स, जो एफरेंट होंगी, इफरेंट होंगी, या फिर इवेंचुअली लिम्फेटिक डक्ट्स बन जाएंगी। ये वेसल्स होती हैं। तीसरी चीज, पंपिंग फोर्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पंपिंग फोर्स क्या होगी? So that pumping force will be provided by a specialized organ, जो खास इसी पर्पस के लिए। तो ये पंपिंग फोर्स एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन देता है। दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज हार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में ये पंपिंग फोर्स कौन देगा? लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट जैसा कोई अलग से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, तो फिर लिम्फ मूव कैसे करेगा? पंपिंग फोर्स तो लाजमी है, उसके बगैर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, तो लिम्फ कैसे मूव करता है? लिम्फ मूव्स ड्यू टू बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स का मतलब है मस्कुलर मूवमेंट्स, क्योंकि बॉडी मूव मसल्स की वजह से ही करती है। मसलन हम सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स मूव करते हैं, उसकी वजह से भी लिम्फ की मूवमेंट होती है। हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तब भी मसल्स मूव करते हैं, उसकी वजह से भी लिम्फ की मूवमेंट होती है। तो कोई स्पेशल हार्ट जैसा ऑर्गन तो नहीं दिया गया, लेकिन लिम्फ की पंपिंग फोर्स बॉडी मूवमेंट्स होंगी, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होगा। अब हमें ट्रांसपोर्ट में जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो हार्ट का स्ट्रक्चर है, ब्लड, कैपिलरीज और वेन्स का कंपैरिजन है, ब्लड का टॉपिक शामिल नहीं। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में इनका सीक्वेंस होगा कि ये लिम्फ कैसे बनता है और कहां से कहां मूव करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें इसका मेन जो पार्ट पढ़ना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पंपिंग ऑर्गन, जिसको बोला जाता है हार्ट। एनाटॉमिकल हार्ट, एक लिटरेरी हार्ट भी होता है कि जिसपे पता नहीं क्या क्या बातें बना देते हैं। बायोलॉजिकल और एनाटॉमिकल हार्ट होता है जो हम उसकी बात करें कि उस पे ना इमोशंस होते हैं ना कुछ होता है, वो बेचारा सिर्फ ब्लड पंप करता है। लेकिन जो लिटरेचर वाला हार्ट है वो कभी अपने पास रहता है, कभी शाम को निकल जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है, कभी कोई उससे खेल लेता है, कभी खुद पता खेल लेता है। तो वो पता नहीं हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, फिर उस पे जितनी मर्जी वो फिल्में बना दे, ये कर, तो वो सारा लिटरेचर का वर्क है, साइंस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। यदि वो अब ये लिटरेरी वर्ड्स हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसा करूं, दिल को पता भी नहीं है, तो वो उसको पागल हुआ हुआ ब्लड पंप कर करके मेरा दिल नहीं कर रहा। ये सब लिटरेचर की टर्म्स है। ये ओरिजिन कहाँ से हुई है? मतलब ये आखिर इस्तेमाल होना शुरू हुई तो कोई ना कोई वजह होगी ना इसकी। वजह ये थी कि जब तक हार्ट की फिजियोलॉजी नहीं पता थी, तो जब भी खुशी, गमी, एक्साइटमेंट
का आलम होता था, तब जमाना कदीम से ऐसे ही है। तो जो लोगों को चीज फील होती थी वही होती थी कि अच्छा हम खुश होते हैं ना तो हमारा हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमें गुस्सा आता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो उन्हें लगा कि शायद इमोशंस को हार्ट ही कंट्रोल करता है, कि खुश होने या उदास होने की वजह से वो हार्ट बीट। हमारी, मैं हमेशा ये सुनाता हूँ, तो हमारी उर्दू की किताब में कहानी लिखी हुई थी बू अली सीना की, कि जी वो सीना साहब जो थे वो वकील थे बड़े मशहूर, तो उनके पास एक जो है ना वो शख्स लाया गया, जी ये बड़ा बीमार है और ये ठीक नहीं हो रहा। तो बू अली सीना ने उसकी कुछ अलामात देखी और उसकी ना नब्ज पकड़ ली और एक बंदे को कहा कि ऐसे एक शख्स को बुला के लाओ कि जो ना इस जिस जगह पे ये बंदा रहता है उसको सारे इलाके का पता हो। बंदा भी ले आए, बू अली सीना ने उसकी नब्ज पकड़ ली, तो उसने कहा कि चलो इसके इलाके की गलियों के नाम लो। आप लोगों की किताब में है थी ये कहानी, हमारी 8वीं क्लास की उर्दू की बुक में थी कहानी। तो वो जी गलियों के नाम लिए, एक गली के नाम पे आके बू अली सीना ने कहा बस अब इधर घरों के नाम लो। उसने वो घरों के नाम लेना शुरू किए, एक घर पे आके बू अली सीना ने कहा बस अब इस घर के लोगों के नाम लो। तो एक खातून के नाम पे आके बू अली सीना ने कहा बस ऐसे ही लोग ये शख्स मर्ज़ इश्क में मुब्तला है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ से ये ओरिजिन हुआ लिटरेरी टर्म्स में कि जी हार्ट में इमोशंस होते हैं, शायद हार्ट कंट्रोल करता है, क्योंकि उस वक्त ये पता नहीं था। अब हमें पता है कि ब्रेन का इमोशनल सेंटर इफेक्ट आता है, हार्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। बस सिर्फ ये है कि इमोशनल स्टेट्स में हार्ट रेट तेज या डिप्रेस्ड स्टेट में, सैड स्टेट में स्लो हो जाता है। तो बज़ाहिर सारे अदीबों को, शायरों को, लिटरेचर वालों को लगता था कि दिल का ही कोई चक्कर है जो किसी को देखने से तेज हो जाता है, किसी के नाम होने से आहिस्ता हो जाता है, इसका मतलब है ये कंट्रोल कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सारी फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी उसमें। तो हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसको हम आसानी से पढ़ने के लिए कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हार्ट से रिलेटेड कार्डिया टर्म यूज होती है और कोरोना या कोरोनरी टर्म यूज होती है। कॉर से वर्ड निकला है। कार्डिया से कार्डियक कहा जाता है जो ग्रीक है, और कोरोना या कोरोनरी जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लेटिन है। हार्ट के लिए ग्रीक टर्म तो कार्डिया है, जिसकी वजह से कार्डियक कहा जाता है। कोरोना इसको इसलिए कहा जाता है कि हार्ट कि जब हम एयोर्टा को देखते हैं या हार्ट की आर्टरीज को देखते हैं तो वो आर्टरीज इस तरह का एक वर्ल बनाती हैं। कोरोना का मतलब होता है एक घेरा, एक वर्ल, इसको कोरोना कहा जाता है। तो जिस तरह कोरोना रेडिएटा एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा एग के स्ट्रक्चर में, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना कहते हैं जो सराउंड करता है, ऐसे घेरता है। तो हार्ट को जो आर्टरीज का नेटवर्क है ना, जो हार्ट के इर्द गिर्द है, जिसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो पूरे हार्ट को ऐसे घेर रही होती हैं। इसलिए दो लफ्ज इसके साथ रिलेट किए जाते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसको ब्रेकअप कर देते हैं इसके कंपोनेंट्स में। हार्ट इसका इस तरह से स्ट्रक्चरल ब्रेकअप होगा कि पेरिकार्डियम, जिसको हम कहेंगे हार्ट की कवरिंग, या फिर उसके बाद कवरिंग के नीचे हमें हार्ट की, दिल की दीवारें नजर आएंगी, वॉल्स, जिन पे कोई नाम नोम नहीं लिखा होता, उसके अंदर ब्लड ही होता है। वॉल्स के बाद फिर दिल के खाने भी होते हैं, जिनको बोलते हैं चैम्बर्स। यहाँ पर भी ब्लड ही होता है और कोई नहीं रहता। चैम्बर्स के बाद होते हैं दिल के दरवाजे, जिन्हें कहते हैं वेल्व्स। इनका काम सिर्फ ब्लड को ही फ्लो करना होता है और कोई नहीं इन दरवाजों से गुजर सकता। फिर होते हैं दिल के खाने, जिनको सेपरेशंस कह सकते हैं या सेप्टा कह सकते हैं। तो
इन 5 चीजों की कलेक्शन को हार्ट कहा जाता है, सेप्टा, वेल्व्स, चैम्बर्स, वॉल्स एंड कवरिंग। जो हार्ट है इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जिसमें ये प्रोटेक्टेड होता है, हाँ, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स अराउंड एंड कार्डियम मीन्स हार्ट, तो पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो हार्ट के इर्द गिर्द होती है, ये 2 लेयर्स की फॉर्म में होती है। एक लेयर को बोलते हैं आउटर और दूसरी लेयर को बोलते हैं इनर। तो पेरिकार्डियम कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स। आउटर जो लेयर होती है पेरिकार्डियम की, ये फिब्रस लेयर होती है और समवट जिसमें इलास्टिसिटी भी कंपैरेटिवली कम होती है। फिर पेरिकार्डियम की दूसरी होती है इनर लेयर। अब जो इनर लेयर है ना, ये कुछ डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। इनर लेयर का एक हिस्सा आउटर फिब्रिस के साथ जुड़ा होता है और इनर लेयर का दूसरा हिस्सा हार्ट की वॉल के साथ जुड़ा होता है। इस तरह खुली हुई है, स्ट्रेच फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से इसमें फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस वजह से कहा जाता है कि अगर हम पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियम में आउटर और इनर के दरमियान में कहा जा सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें तो हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम में मौजूद होता है, क्योंकि इनर लेयर का एक हिस्सा आउटर फिब्रस के साथ होगा और एक हिस्सा वॉल ऑफ हार्ट के साथ होगा। पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? पेरिकार्डियम हार्ट को ओवर एक्सटेंड होने से बचाती है, ओवर एक्सटेंशन प्रिवेंशन, कि ऐसा ना हो कि हार्ट में जरूरत से ज्यादा ब्लड आए और ये स्ट्रेच कर जाए, लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने देते। जबकि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, फ्लूइड का यहां पर क्या काम होगा? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ताकि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है फ्रिक्शन कम से कम हो। ये फंक्शन होता है पेरिकार्डियम का और पेरिकार्डियल फ्लूइड का। फिर आती है वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो वॉल्स हैं, इसमें 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट वॉल ऑफ हार्ट को, आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एपिकार्डियम। मिडल लेयर जो एपिकार्डियम के नीचे होती है, इसको बोला जाता है मायोकार्डियम। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, इसको बोला जाता है एंडोकार्डियम। ये तीनों लेयर्स मिलके वॉल ऑफ हार्ट बनाती हैं। अच्छा जी, जो एपिकार्डियम है ये एक वाटरी सी लेयर होती है, यानी ये वाटरी सीक्रीशन बनाने वाली लेयर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ सीरस लेयर। सिरोसा वाली टर्म यूज कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके एपिकार्डियम के साथ जो इनर पेरिकार्डियम है और उसका दूसरा हिस्सा जो फिब्रस के साथ है, उसके दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। इसका भी काम यही होता है कि हार्ट स्मूथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। जो मायोकार्डियम होती है, इसमें क्या होगा? ये मस्कुलर लेयर है एंड मायोकार्डियम कंसिस्ट्स ऑफ कार्डियक मसल्स। यानी हार्ट का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो असल में कार्डियक मसल्स का ही स्ट्रक्चर है, और हार्ट की जो डिटेल्ड फंक्शनिंग है वो कार्डियक मसल्स की फंक्शनिंग है। जैसे स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें स्केलेटल मसल्स के बारे में सब कुछ बता देता है, इसी तरह हार्ट का भी जो फंक्शन का मेजर हिस्सा है वो कार्डियक मसल्स का ही फंक्शन होगा और वो कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर होगा। एंडोकार्डियम, हार्ट की एंडोकार्डियम किस चीज से बनी होती है? तो एंडोकार्डियम में एपिथेलियल सेल्स होंगे जिनकी टाइप भी फेडरल बोर्ड में बताई गई है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इस
उसके नेक्स्ट एफएससी के बाद आप जब भी किसी भी मेडिकल फील्ड में बीडीएस एमबीबीएस जो भी कोई आगे जिसमें हिस्टोलॉजी पढ़ी जा रही होगी, तो फर्स्ट ईयर में यूजुअली ये सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का पहला चैप्टर ही एपिथेलियल सेल्स पे होगा। तमाम बॉडी में एपिथेलियल सेल्स की टाइप्स बताई जाएंगी, कोई कोलमनर होते हैं, कोई वाइडल एपिथेलियल होते हैं, कोई स्क्वैमस एपिथेलियल होते हैं, कुछ स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होते हैं। तो इस तरह की तमाम, अभी हम एपिथेलियल सेल्स एक जनरल सेल कह रहे हैं जो बॉडी के चौथे टाइप का टिश्यू है, जिससे सारे इंटरनल ऑर्गन्स की मेजॉरिटी बनी हुई है। लिवर, पैनक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, हर जगह पे आप देखें एपिथेलियल सेल्स का जिक्र आता है। तो हार्ट की एंडोकार्डियम में भी एपिथेलियल सेल्स हैं। अब कहते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन सी लेयर की वजह से करेगा? मायोकार्डियम। हार्ट ब्लड पंप करता है बिकॉज ऑफ मायोकार्डियम। हार्ट की वो लेयर जो ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करती है एंडोकार्डियम होगी, जिसमें ब्लड इनक्लोज होता है। फिर हार्ट के होते हैं चैम्बर्स। चैम्बर्स हार्ट के टोटल कितने हैं? 4 चैम्बर्स। 4 इस तरह से होंगे कि 2 थिन वॉल्ड एट्रिया एंड 2 थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया थिन होते हैं और जो वेंट्रिकल्स होंगे वो थिक होंगे, थिक वॉल्ड। अच्छा, और वेंट्रिकल्स में भी थिकनेस कौन से वेंट्रिकल की ज्यादा होगी? लेफ्ट की। तो एट्रिया जो 2 होते हैं उनमें राइट एट्रियम एक चैम्बर होता है जिसकी वॉल्स थिन होती हैं, दूसरा चैम्बर होता है लेफ्ट एट्रियम। फिर 2 थिक वॉल्ड चैम्बर्स आते हैं, राइट एट्रियम के साथ होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के साथ सबसे थिकेस्ट वॉल वाला चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि इनकी वॉल्स थिक हैं, और वॉल्स का मतलब यही है हार्ट की वॉल्स, इनफैक्ट वॉल में 3 लेयर्स। जब मैं कह रहा हूं थिक वॉल्ड है, तो वॉल में तो 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो कौन सी लेयर ज्यादा होगी जिसकी वजह से वो थिक है? मायोकार्डियम। थिकनेस ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज बिकॉज ऑफ मायो। तो जिसमें मायोकार्डियम थिक है उसकी फोर्स भी ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं हार्ट में सबसे ज्यादा फोर्स से कौन सा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एट्रिया ने ब्लड तो वेंट्रिकल्स तक देना है और वेंट्रिकल्स ने ब्लड बॉडी की तरफ फेंकना है। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड लंग्स की तरफ फेंकना है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पूरी बॉडी को देना है। इस वजह से सबसे थिकेस्ट चैम्बर भी होना चाहिए लेफ्ट वेंट्रिकल को, और थिकनेस का मतलब है पंपिंग से रिलेटेड, तो थिकनेस इज रिलेटेड टू मायोकार्डियम। ये 4 चैम्बर्स होते हैं जिनकी अभी हम फंक्शनिंग भी पढ़ेंगे। फिर होते हैं वेल्व्स। वेल्व्स कितने होते हैं? 4 वेल्व्स होते हैं। 3 वेल्व्स का तो पता होना चाहिए। 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं, और वेल्व्स का नाम इनकी लोकेशन भी बता रहा होगा। और 2 होते हैं सेमील्यूनर वेल्व्स, और सेमील्यूनर वेल्व्स का नाम इनकी असल में शेप बता रहा है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स का क्या मतलब है? किस किस के दरमियान है? बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। और सेमील्यूनर हाफ मून शेप है, ये वेंट्रिकल्स और उनसे निकलने वाली ब्लड वेसल्स के दरमियान में हो। तो जो 2 एवी वेल्व्स हैं इनके नाम होते हैं बाइकस्पिड हैविंग 2 cusps एंड ट्राइकस्पिड हैविंग 3 cusps। जो बाइकस्पिड वेल्व होगा, इट इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ट्राइकस्पिड है, इट इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब होते हैं सेमील्यूनर। सेमील्यूनर भी 2 ही होते हैं,
सेमिल्यूनर वेल्व्स के क्या नाम है? एक को बोलते हैं अयोर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व, दूसरे सेमिल्यूनर को बोला जाता है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। जो अयोर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व है, इट इज बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोर्टा। कस्प्स इनमें भी तीन ही होंगे, लेकिन इनको ट्राइकस्पिड नहीं कहा जाता। ट्राइकस्पिड की टर्म एवी वेल्व्स के साथ फिक्स कर दी गई है। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी इन चारों वेल्व्स। वेल्व्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वेल्व्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। कि ब्लड एक डायरेक्शन में जाए, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ही जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहीं वापस ना आ जाए, तो वन डायरेक्शन फ्लो होता है। सेप्टा वैसे तो हार्ट में कुछ मेजर है कुछ माइनर है। हम मेजर सेप्टा की बात करें तो वो दो ही होते हैं। ये दो सेप्टा जो हार्ट में मेजर होते हैं, इनको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा या इंटर एट्रियल सेप्टम, और दूसरा होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जी, इनके नामों से इनकी लोकेशन पता लग रही है। इंटर एट्रियल सेप्टा किसके दरमियान होगा? बिटवीन टू एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में ये मुकम्मल पार्टीशन है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और इंटर वेंट्रिकुलर, इट इज बिटवीन टू वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कैसा होता है? कंप्लीटली पार्टीशन। चारों खाने कंप्लीटली पार्टीशन होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेकिन इनमें कनेक्शंस भी होते हैं और ब्लड का ब्लैक फ्लो भी रोकना होता है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो कनेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वेल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो कनेक्शन होगा, इस पे वेल्व बैठा होगा, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी वेसल निकलती है जिसको बोलते हैं अयोर्टा। इसके जंक्शन पे भी वेल्व होगा जिसको बोलेंगे सेमिल्यूनर। राइट वेंट्रिकल से एक बड़ी वेसल निकलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। इसके जंक्शन पे भी वेल्व होगा जिसको बोलेंगे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। इसका फायदा ये होगा कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब ये ओपन होगा, बैक फ्लो नहीं करेगा। इस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा होगा अयोर्टा में, बैक फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में बैक फ्लो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमने भी इसको हार्ट को स्ट्रक्चरली डिवाइड किया। अब हम आते हैं सबसे मेजर चीज जो हार्ट का हमें फंक्शन भी समझाएगी, स्ट्रक्चर भी समझाएगी। इसको बोलते हैं हार्ट के मसल्स विच आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सीरस ऐसी लेयर को कहते हैं जो कि वाटर सीक्रेट करे। तो क्योंकि ये वाटरी लेयर होनी चाहिए आखिरी, ताकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन हो, इसलिए इसको सीरस लेयर कहते हैं, वाटरी लेयर। अब सबसे ये सारी जो बातें अभी मैंने बताई हैं, इनमें कोई समझने वाली बात नहीं थी। जिस तरफ हार्ट के हमने कंपोनेंट्स लिखे हैं, वॉल में ये होता है, वेल्व्स ये होते हैं, सेप्टा को ये कहते हैं, चैम्बर्स को ये कहते हैं। जो सही हार्ट की फंक्शनिंग कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो कार्डियक मसल्स हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स से कुछ हद तक रिजेंबल भी कर रही होंगी चीजें और डिफरेंसेस भी होंगे। तो कार्डियक मसल्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल्स। हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं, ये हार्ट में दो चीजें बनाते हैं। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन भी है। ये ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जो खुद ब खुद करंट जनरेट करता है, मतलब कोई एक्सटर्नल किसी चीज से स्टिमुलस नहीं लेता। ये पहला डिफरेंस है स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल में
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट का मैसेज नर्वस सिस्टम से लिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना। हार्ट में ऐसी किसी चीज की बाय डिफॉल्ट जरूरत नहीं है। हार्ट अपना करंट खुद को खुद जनरेट करता है, खुद को खुद प्रोपेगेट करता है और सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। सिर्फ मुख्तलिफ कंडीशंस में हार्ट का ये जो करंट जनरेशन का तरीका है या जो इसका रेट है, जिस रेट पे ये करंट पैदा करता है, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को ये मैसेज दे सकता है कि अपनी करंट प्रोडक्शन तेज कर दो, जिसकी वजह से हार्ट तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट को ये मैसेज दे सकता है कि अपनी करंट प्रोडक्शन स्लो कर दो, जिसकी वजह से हार्ट कंपैरेटिवली लेस स्पीड से या लेस रेट से बीट करेगा। करंट वो दोनों केसेस में अपना ही बनाएगा। तो हमें वो थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि हम कार्डियक मसल्स को नहीं समझते और समझे बगैर फौरन इसको वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। कंडक्ट हार्ट का दो सिस्टम्स बनते हैं कार्डियक मसल से। कुछ कार्डियक मसल्स हैं वो हार्ट में मॉडिफाई होके कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्शन, जिसको बोला जाता है हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। ये भी कार्डियक मसल से ही बनता है। और दूसरे जो मेजॉरिटी ऑफ कार्डियक मसल्स हैं ये मॉडिफाई होके बनाते हैं हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम, या जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स भी कहा जा सकता है, या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। ये स्केलेटल मसल्स जैसा ही है। इसलिए पीटीबी में इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज एसेंशियली सेम एज दैट ऑफ स्केलेटल मसल। डिफरेंट चीज ये है हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और कंडक्शन सिस्टम कैसे बनाते हैं? जब कार्डियक मसल कंडक्शन सिस्टम में जाते हैं ना, जो कंडक्शन सिस्टम बनाते हैं, तो कार्डियक मसल्स के सेल्स को बोला जाता है कार्डियक मसल फाइबर्स। कंडक्शन सिस्टम में जो कार्डियक मसल फाइबर्स अरेंज होके इस सिस्टम को बनाते हैं, इनके पास ये मॉडिफाई इस तरह होते हैं कि इनके पास बहुत थोड़े से मायोफिब्रिल्स होते हैं जो कंडक्शन सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, मायोफिब्रिल कम होने का क्या मतलब है? कौन सी चीज कम है? मायोफिलामेंट्स कम है। और मायोफिब्रिल का कौन सा वो यूनिट था जो असल में काम करता है? सार्कोमियर। तो लेस मायोफिब्रिल्स का क्या मतलब है? लेस और वेरी लिटिल सार्कोमियर्स, यही मतलब होगा ना। तो जब मसल में मायोफिब्रिल ही थोड़े से हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हार्ट का वो मसल्स जो कंडक्शन सिस्टम बनाते हैं वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के दौरान सार्कोमियर्स नहीं रखते, मायोफिब्रिल्स बहुत थोड़े से रह जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा फाइबर मॉडिफाई हो जाता है। कार्डियक मसल फाइबर्स विद फ्यू मायोफिब्रिल्स, दे विल बी मॉडिफाइड टू generate and conduct impulses। यानी ये कार्डियक मसल्स ऐसे होंगे जिनमें मायोफिब्रिल्स बहुत कम है, और इस वजह से इन कार्डियक मसल्स ने जो काम अब पकड़ा है वो यही है कि ये इंपल्सेस को जनरेट करेंगे और कंडक्ट करेंगे। और ये कार्डियक मसल फाइबर्स जो फ्यू मायोफिब्रिल्स वाले हैं वो तीन चीजें बनाते हैं। एक इनका ग्रुप राइट एट्रियम के करीब बनता है, इसको बोला जाता है एसए नोड। एक इन मसल फाइबर्स का ग्रुप एट्रिया और वेंट्रिकल के जोड़ पे बनता है, जिसको बोला जाता है एवी नोड। तीसरा इन मसल्स का एक नेटवर्क बनता है जो पूरी वेंट्रिकल पे फैलता है,
उसके लिए फिर कलेक्टिव नाम दिया जाता है एक्साइटेटरी फाइबर्स, जिसमें 3 चीजें होती हैं। एवी नोड के साथ जो हार्ट के मसल्स कंडक्शन के लिए जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। फिर बंडल ऑफ हिस से बनती हैं ब्रांचेस, जिनको बोला जाएगा ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस के बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस। और फिर एक फाइबर्स का नेटवर्क पूरे वेंट्रिकल पे फैल जाता है। इन फाइबर के नेटवर्क को बोलते हैं पर्किंजी फाइबर्स। ये हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है, जिसने हार्ट पे करंट पैदा भी करना है और पूरे हार्ट पे ट्रांसफर भी कराना है। जैसे आप देखें एसए नोड ये लोकेटेड होता है राइट एट्रियम पे, एवी नोड होता है एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो करंट प्रोड्यूस भी हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है। मैंने भी यही कहा कि ऐसे कार्डियक मसल फाइबर्स जिनमें मायोफिब्रिल थोड़े से होंगे, वो असल में 2 काम करेंगे, इंपल्स जनरेट भी करेंगे और कंडक्ट भी करेंगे। और फिर साथ ही आगे ये फाइबर्स 3 तरह के स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाएंगे, एसए नोड, एवी नोड एंड एक्साइटेटरी फाइबर। इनमें अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कौन जनरेट कर रहा होगा? तीनों ही करेंगे। एसए नोड भी काम ही इनका ये है टू जनरेट इंपल्सेस एंड कंडक्ट इंपल्सेस। एसए नोड भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, एवी नोड भी जनरेट करता है, एक्साइटेबल फाइबर्स भी इंपल्सेस जनरेट करते हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन एसए नोड का होता है। इस वजह से, और ये डोमिनेट कर जाता है बाकियों पे, इस वजह से एसए नोड के लिए क्या टर्म यूज होती है? पेसमेकर ऑफ हार्ट, नेचुरल पेसमेकर। कि हार्ट के मसल्स ने करंट के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करना, और ये करंट असल में इंपल्स है, जैसे हमने स्केलेटल मसल्स में पढ़ी है। मैकेनिज्म यही होगा, हार्ट के मसल की मेम्ब्रेन पे नर्व इंपल्स पहुंचेगी, इलेक्ट्रिकल मैसेज पहुंचेगा, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे, कैल्शियम आएगा, सोडियम आएगा, डीपोलराइजेशन होगी, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। मैकेनिज्म सारा वही है। फर्क ये है कि स्केलेटल मसल्स को उस मैकेनिज्म के लिए इलेक्ट्रिकल मैसेज न्यूरॉन ब्रेन से लेके आ रहा था। हार्ट के केस में इसके मसल्स ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, उसके लिए मैसेज भी हार्ट ने खुद ही जनरेट करना है। यानी हार्ट को अपना जनरेटर चाहिए, वो जनरेटर है एसए नोड। एवी नोड और ये फाइबर्स करंट पैदा भी करते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं, लेकिन करंट जनरेशन का रेट सबसे ज्यादा एसए नोड का होता है, इसलिए ये इन दोनों पे डोमिनेटिंग इफेक्ट रखता है, इसलिए इसको नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम बनाते हैं हार्ट के मसल फाइबर्स, तो कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम इज आल्सो फॉर्म्ड बाय कार्डियक मसल फाइबर्स। लेकिन ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स होंगे ये नॉर्मल फाइबर्स होंगे, इनमें मायोफिब्रिल थोड़े से नहीं होंगे, बल्कि ये नॉर्मल मसल फाइबर्स की तरह होंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम बना रहे होंगे। यहां पर अब जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि कार्डियक मसल फाइबर्स में डिफरेंट सेल्स मिलके एक फाइबर बनाते हैं। कभी इस डायग्राम को मत बनाइएगा, इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मैं कुछ चीजें रब करूंगा। तो ये कार्डियक मसल फाइबर ये मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना होगा। यहाँ पर 2 चेंजेस होंगी। एक तो कुछ जगह ये हर एक सेल है, ये देखें, ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया है कार्डियक मसल, और ये दूसरा सेल है, ये दोनों सेल्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये थर्ड सेल है, और इन सेल्स ने ये जुड़ के कार्डियक मसल फाइबर बनाया है। इसी तरह ये नेक्स्ट सेल,
क्योंकि ये सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, तो इन जुड़े हुए सेल्स की सेल मेम्ब्रेन, जिस तरह स्केलेटल मसल में सेल मेम्ब्रेन का नाम था सार्कोलेमा, इधर इनकी सेल मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। और अनलाइक स्केलेटल मसल्स, इंटरकैलेटेड डिस्क्स जहां पर सेल मेम्ब्रेन्स जुड़ी होती हैं, उनके दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस भी होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क्स के दरमियान। ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, इनके लिए भी एक टर्म यूज होती है। These cytoplasmic connections are called as gap junctions। तो कार्डियक मसल फाइबर्स में जो सेल्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जिनको गैप जंक्शंस कहा जाता है। मैं गैप जंक्शन का फंक्शन क्या होगा, मैं एक टर्म लिखूंगा, उससे आपको फौरन समझ आ जाएगा। गैप जंक्शंस असल में होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। समझ आ गई बात कि यहाँ पर एक सेल की इलेक्ट्रिकल इंपल्स डायरेक्ट अगले सेल पे ट्रांसफर होगी और उसकी उससे अगले पे, बजाय कि कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, सेल्स ही आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ज्यादा तेज कंडक्शन किस में होती है, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिक। और यहाँ पर तो बहुत तेज होगी क्योंकि सेल ही जुड़े, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फिर चेंज ही होती है, डिफरेंट चीज ये होती है कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं एट इंटरवल्स, उनमें यूं ब्रांचेस बन जाती हैं और ब्रांचेस पे भी सेल्स जो होते हैं वो इस तरह इंटरकैलेटेड डिस्क से कनेक्टेड होते हैं, तमाम सेल्स। और जब ब्रांच बनेगी तो जाहिर है इंटरकैलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन यहां पर भी होंगे। अच्छा, यहां पर सेम सिचुएशन। तो कार्डियक मसल फाइबर्स में गैप जंक्शन है, इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैं, एंड कार्डियक मसल फाइबर्स आर ब्रांच्ड। बाकी जहां तक रहा न्यूक्लियस का ताल्लुक, तो हर मसल फाइबर में यानी मसल सेल में सिंगल ही न्यूक्लियस होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। ये ब्रांचेस होंगी, इसको हम मुकम्मल भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर। इस तरह से ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। फिर ये आगे जाके मजीद इस तरह से ब्रांचिंग कर सकता है। तो हम इसका एक ये स्मॉल पोर्शन देखते हैं। ये वो हिस्सा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। तो ब्रांच होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। अब इन गैप जंक्शंस का क्या फायदा है? यहां पर हार्ट के मसल्स का जो ग्रुप है, जिसको हमने कहा है एसए नोड, और दूसरा नोड हमने कहा एबी नोड। जब यहां से हार्ट का फाइबर इलेक्ट्रिकल मैसेज लेके चलेगा, हार्ट के सेल्स तक ये मैसेज पहुंचेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो ये अगले सेल्स तक गैप जंक्शंस के थ्रू ट्रांसमिट होता रहेगा और हार्ट के सेल्स इस इलेक्ट्रिकल मैसेज को डीपोलराइज होकर रिस्पॉन्स करेंगे। और वही स्केलेटल मसल्स वाला मेथड होगा कि जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, कैल्शियम आयंस जाएंगे, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होगी, एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट हो जाएंगे और हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम जो हार्ट के मसल फाइबर्स हैं, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म, इट इज आल्सो स्लाइडिंग फिलामेंट। क्योंकि जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, इनमें भी होंगे मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स में होंगे सार्कोमियर्स, सार्कोमियर्स में होंगे वही ए बैंड्स, आई बैंड्स, जिसकी वजह से हार्ट का मसल भी स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देता है। तो कार्डियक मसल हार्ट का कंडक्शन सिस्टम जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि हार्ट अपनी करंट खुद ही पैदा करता है और खुद ही अपने ऊपर प्रोपगेट करता है। ये जो एसए नोड होता है, इसको दो जगह से मैसेज मिल रहा होता है। एक मैसेज मिल रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, दूसरा मैसेज मिल रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से।
तो जब ये वाला नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो ऐसे नोड करंट तेजी से जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट का रेट तेज हो जाता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैसेज दे रहा होता है तो ऐसे नोड स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्लो होने का क्या मतलब है, लेस फ्रीक्वेंसी से करंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट एज कंपेयर टू दैट थोड़ा सा स्लोली बीट कर रहा होगा। भाई मुकम्मल स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल फाइबर्स का, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप होगा। यानी कि जो भी हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझा है, जब पावर स्ट्रोक होगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पंप होगा। जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स हो रहे होंगे एक्टिन और मायोसिन के सेपरेट होने से, तब हार्ट के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा। इस तरह हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। चैम्बर्स की समझ लग गई, 2 थिन वॉल्ड है, 2 थिक वॉल्ड है। वेल्व्स का पता लग गया कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं, और सेप्टा का पता लग गया। इसमें अब हमने 1-2 पॉइंट्स चैम्बर्स और वेल्व्स के साथ ऐड करने कि हार्ट में ये चैम्बर्स और वेल्व्स की फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, हार्ट में भी देखें 4 चैम्बर्स हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, सॉरी इसको लेफ्ट करेंगे, दिस इज राइट वन, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमने वेल्व्स की एक अटैचमेंट का पैटर्न देखना है। यहाँ पर जो वेल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, ये बाइकस्पिड है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होगा ये ट्राइकस्पिड है। ये वेल्व्स वेंट्रिकल की वॉल के साथ भी अटैच होते हैं। वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है, इस वेल्व के साथ कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं जिन्होंने इसको वेंट्रिकल की वॉल के साथ जोड़ा होता है, दोनों केसेस में, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ये जो स्ट्रिंग्स जिन्होंने वेल्व को वॉल ऑफ हार्ट के साथ जोड़ दिया है, इन स्ट्रिंग्स को क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडने। कॉर्डे मींस कॉर्ड, टेंडने मींस टेंडन जैसी। तो कॉर्डे टेंडनी वो कॉर्ड्स होती हैं जो वेल्व्स को वेंट्रिकल्स की वॉल के साथ जोड़ती हैं, और वेंट्रिकल की वॉल में जिस जगह पर ये कॉर्ड्स जुड़ी होती हैं, जिस प्लेस पे, उस जगह को क्या कहते हैं, उन मसल्स को पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स का नाम इनकी पेपिला शेप की वजह से दिया गया है। पेपिला इस शेप को कहते हैं। पेपिलरी मसल्स कौन से मसल्स होंगे, कौन से मसल्स की टाइप होने चाहिए? कार्डियक, हार्ट में है तो कार्डियक ही होंगे, तो स्मूथ कहां से आ गए? तो पेपिलरी मसल्स वेंट्रिकल्स की वॉल में केड़े स्मूथ मसल होते हैं, कार्डियक ही होते हैं। तो पेपिलरी मसल्स आर एक्चुअली कार्डियक मसल्स जो कॉर्डी टेंडनी के साथ अटैच हैं, और कॉर्डी टेंडनी वेल्व्स के साथ अटैच हैं, बट ओनली विद एवी वेल्व्स, नॉट सेमिल्यूनर वेल्व्स। इन कॉर्डी टेंडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हार्ट में। जिस तरह मैंने अभी ब्लड फ्लो की डायरेक्शन बताई, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा, और अयोर्टा से जाता है टुवर्ड्स बॉडी। बॉडी से ब्लड घूमने के बाद वापस किस में दाखिल होता है, राइट एट्रियम। कौन सी ब्लड वेसल से एंटर होता है, वीना कैवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर। राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के साथ चला जाता है लंग्स की तरफ। लंग्स से रिटर्न किस चैम्बर में होता है, लंग्स से रिटर्न होता है वापस लेफ्ट एट्रियम। कौन सी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स। अब
कॉर्डी टेंडनी का फंक्शन ये है, जब लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। इस दौरान क्या होता है, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट कर लें ये वेल्व के फ्लैप्स हैं, सर की बात सुन ले, मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ इसे। बोले अस्सलाम वालेकुम बेटा। सर मेरी आवाज आ रही है बच्चों को? अच्छा बच्चों, मैं चाह रहा हूँ कि कल ना आपके टेस्ट डिस्कशंस करूँ, वो जो पेंडिंग टेस्ट, और उसके लिए 2 आवर्स एक्स्ट्रा मैं चाह रहा हूँ मैं आपको दूँ। और बाकी मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अलावा आप आधा या 1 घंटा फालतू हो जिसका टेस्ट को कुछ देर पहले से देख लो, ताकि वो आपके माइंड में रिवाइज हो जाए कि आपने कौन कौन से ऑप्शन क्या सोच के लगाए। अब आपने मुझे बताना है कि क्या आप कल 6 घंटे के लिए आ सकते हो? कल को बताओ, पहले तो मुझे बताओ। 6 बजे चलें, बस ठीक है। 6 घंटे तो मैं ये इसका इंजीनियरिंग देखें कितनी जबरदस्त किस्म किया हार्ट में, कि ये फर्ज करें बाइकस्पिड वाल्व है। जब वेंट्रिकल से एट्रिया से ब्लड आएगा ना वेंट्रिकल में, तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। जब वेंट्रिकल फोर्स लगाता है ब्लड को पुश करने के लिए अयोर्टा में, जाहिर है ब्लड बैक फ्लो भी हो सकता है, तो उस दौरान इस वेल्व को क्या होना चाहिए, यूं क्लोज, ओपन एंड क्लोज। वेंट्रिकल की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि जब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व खुला होता है और वेंट्रिकल पूरी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये वेल्व ब्लड के प्रेशर की वजह से सिर्फ यहां पर नहीं आएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो होना क्या चाहिए, ये नॉर्मल स्टेट है क्लोज्ड, ये ओपन, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वापस यहाँ पे क्लोज। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कॉर्डी टेंडनी ना होते तो वेल्व ऐसे ओपन होता और यूं क्लोज होती, ब्लड वापस चला जाता। कॉर्डी टेंडनी क्या करते हैं, अब वो साथ जुड़े हुए हैं वेंट्रिकल के साथ। जब ये वेल्व खुलेगा और वापस बंद हो रहा होगा तो इस पॉइंट पे जाके लॉक हो जाएगा। इससे ऊपर क्यों नहीं जा रहा होगा, कॉर्डी टेंडनी खींच रहे हैं नीचे से, क्योंकि कॉर्डी टेंडनी ने यहाँ पर इस वेल्व को पकड़ा हुआ है। ये जब इसका फ्लैप ओपन होगा, ये वापस ऊपर इस पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा, बिकॉज कॉर्डी टेंडनी स्टिफ हो जाएंगे यहाँ पे। तो नॉर्मली कॉर्डी टेंडनी, ये जो हाथ है इसको आप समझ लें कि ये पेपिलरी मसल है, ये फिंगर कॉर्डी टेंडनी है। वेल्व इस तरह खुला, जब ये बंद होगा तो इधर जाकर ये लॉक हो जाएगा। इससे ऊपर जब जाएगा तो कॉर्डी टेंडनी इसको अलाउ नहीं करेंगे। इस वजह से कॉर्डी टेंडनी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हार्ट के स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो ब्लड बैक फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ वेल्व ही इनफ नहीं है, इस वेल्व को ट्रिमेंडस फोर्स भी बर्दाश्त करनी है वेंट्रिकल्स की। ये सिलसिला इन दो वेल्व्स में नहीं होता। जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा, राइट वेंट्रिकल और
पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक से वापस आती हुई फोर्स बर्दाश्त करनी है, यहाँ से अयोर्टा से बैक फ्लो की जो कि बहुत कम फोर्स होगी, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कॉर्डी टेंडनी मौजूद भी नहीं है, यहाँ पर वेल्व्स के सिर्फ फ्लैप्स ही काम कर जाएंगे। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया मुकम्मल। कल फिर मैं 1 घंटा कर दूं या 2 घंटे ही करें? आगे चले, 2 ही रखें, फिर स्पीड भी ना तेज करनी पड़ेगी। फ्राइडे 268 और 269 यहाँ तक पढ़ना है। हमने हार्ट का स्ट्रक्चर मुकम्मल किया और पैसेज ऑफ ब्लड फ्लो को मैंने ब्रीफली बताया। अगला जो हमारा हार्ट, अच्छा, कंडक्शन सिस्टम पेज 271 पे लिखा हुआ है। इसमें कंडक्शन सिस्टम बनता कैसे है वो मैंने बताया। कंडक्शन सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एसए नोड, एवी नोड और इससे बनने वाले फाइबर्स को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। इसको पढ़िएगा कंडक्शन सिस्टम को, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। जो इसमें फिर कंफ्यूजिंग चीजें होंगी वो पूछ लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक फेजेस ऑफ हार्ट बीट होगा और ब्लड वेसल्स के डिफरेंसेस होंगे।